शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप हर रोज़ की तरह बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और यकीनन उन खौफनाक कहानियों से कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। मेरी आज की स्टोरी पर जो लाइक्स टारगेट है वो 300 है और इंशाल्लाह आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं खौफनाक कहानियों का सिलसिला। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सलीका शेयर कर रही है। सलीका कहती हैं, आज आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी, एक खौफनाक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई है कि हम लोगों के घर में जिन्नात का बसेरा है, हम लोगों का घर असीब ज़द है। अक्सर हम लोगों के साथ वाक़यात होते रहते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, सुबह का टाइम था, अब्बू ऑफिस जा चुके थे। अम्मी किचन में अपने लिए और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। मेरी आदत है, मैं अपना टी मग जो है वो अपने बेडरूम में ही रखती हूँ और जब भी नाश्ता करती हूँ वहीं पर बैठ कर करती हूँ। अम्मी और मैं मिलकर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। अम्मी की और मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती भी है। हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार से रहती हैं, जैसे फ्रेंड्स होती हैं, और मिलकर ही नाश्ता करती हैं। अम्मी ने जब नाश्ता बना लिया तो वो नाश्ता लेकर कमरे में इन्होंने आना था, मैं रूम में जाकर बैठ गई तो मैं क्या देखती हूँ, अम्मी एकदम से कमरे में आई हैं और आकर मेरा टी मग उठाकर बाहर ले गई हैं। जब भी वो आती हैं मैं उनके साथ हंसी मजाक करती हूँ, कोई ना कोई बात करती हूँ। वो आई और चुपचाप टी मग उठाकर ले गई। मैंने भी उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहा और वो चली गई। थोड़ी देर के बाद जब अम्मी नाश्ता लेकर आई तो हम लोग नाश्ता करने लगे तो चाय नहीं थी। मैंने अम्मी से ये कहा, अम्मी आप चाय क्यों नहीं लेकर आई? तो अम्मी ने ये कहा कि मैंने तो अभी चाय बनाई नहीं है, इसीलिए मैं लेकर नहीं आई। अभी हम पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर हम लोग चाय पियेंगे। मैंने अम्मी से ये कहा कि अम्मी ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप अभी तो आई थी 5-10 मिनट पहले और रूम से मेरा टी मग भी लेकर गई हैं, फिर आप चाय कैसे नहीं लेकर आई? अम्मी ने कहा कि तुम्हें कोई वहम हुआ है, वो देखो पीछे पीछे तुम्हारा पड़ा हुआ टी मग। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो जो मेरा टी मग था वो वहीं पर पड़ा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने ये बात अम्मी को भी बताई। अम्मी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अभी आप आई थी, टी मग उठाकर आप ले गई, मुझे लगा कि शायद आपने चाय साथ ही बना ली है। तो ये एक ऐसा नाकाबिल फरामोश किस्सा है मेरी ज़िंदगी का कि जब भी मैं इसको फ़ील करती हूँ या सोचती हूँ तो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जो हम लोगों के साथ हो जाते हैं, फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो जो कुछ भी होता है वो गैर मरी मखलूक़ात की वजह से होता है। एक स्टोरी थी जो सलीका ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सलीका आपका। लिसनर्स, ऐसे बहुत सी स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें ऐसे मामला हो जाते हैं लोगों के साथ। वो नहीं जानते कि उनके सामने आने वाला कोई नॉर्मल इंसान है या कोई गैर मरी मखलूक। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरी रेगुलर स्टोरी सेंटर प्रियंका नाइक शेयर कर रही है इंडिया से। प्रियंका कहती हैं, आज आपके साथ मैं 2 कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसी खौफनाक कहानी है जो मेरी अपनी अम्मी की ज़िंदगी की है, जो वो स्कूल गोइंग हुआ करती थी, और एक ऐसी कहानी है जो मेरी एक फ्रेंड है उसकी पुप्पो की ज़िंदगी की है। बढ़ते हैं पहली खौफनाक कहानी की तरफ। प्रियंका कहती है, ये तब की बात है जब अम्मी बिल्कुल यंग हुआ करती थी और स्कूल गोइंग हुआ करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, अम्मी का बिल्कुल भी दिल नहीं था वो स्कूल जाने को। उनका दिल था वो छुट्टी करें, क्योंकि उस दिन उनकी कोई ख़ास क्लास भी नहीं थी, कोई इतना होमवर्क भी नहीं था, कोई टेस्ट भी नहीं था। तो वो ये कहने लगी कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन फिर भी उनकी अम्मी ने और नाना ने उनको ज़बरदस्ती भेज दिया कि नहीं स्कूल जाना है, छुट्टी नहीं करनी। जब वो स्कूल गई तो उनका पहले ही दिन नहीं था स्कूल आने पर, फिर उन्होंने कुछ बहाना किया, पेट दर्द का बहाना किया और हाफ लीव लेकर स्कूल से निकल पड़ी। अम्मी जो थी वो रिक्शा पर स्कूल जाया करती थी। अब जैसे वो ऑफ टाइमिंग से पहले ही स्कूल से निकल आई, छुट्टी से पहले ही निकल आई, तो वहाँ पर उनको कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने ये सोचा कि अब रिक्शा तो है नहीं तो मुझे पैदल ही घर जाना होगा, तो क्यों ना मैं जो शॉर्ट पे है, जो शॉर्टकट रास्ता है, मैं उससे घर चली जाती हूँ, जल्दी घर भी पहुँच जाऊँगी और घर जाकर घर वालों को ये कह दूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी।
जैसे ही वो शॉर्टकट रास्ते पर आई, अब वो जो शॉर्टकट रास्ता था उसके उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान भी आता था। दोपहर का टाइम था। जैसे ही अम्मी उस शॉर्टकट रास्ते पर चलना शुरू हुई, वो रास्ता स्टार्ट हुआ, तो अम्मी क्या देखती है, उसी रास्ते पर एक और भी लड़की बैठी हुई है। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि ये कौन है, उसने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। जैसे अम्मी उसके पास जाने लगी, अम्मी ने पास जाकर देखा तो वो अम्मी की ही एक क्लास फेलो थी। अम्मी ने उसे ये कहा कि तुम तो अभी स्कूल में थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने ये कहा कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं भी स्कूल से छुट्टी लेकर आ गई, और ये रास्ता जो है ये शॉर्टकट रास्ता है, तो मैं भी इसी से घर जाने लगी हूँ। चलो अब हम लोग मिलकर ही चलती हैं। अम्मी भी उसके साथ चलने लगी, वो भी अम्मी के साथ चल रही थी। चलते चलते एकदम से अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। उनका जिस्म जैसे भारी सा होने लग गया, अजीब सी कंडीशन होने लग गई, उन्होंने बहुत सख्त बुखार भी हो गया। अब वो उसके साथ चलती हुई जा रही थी, मुसलसल उसके साथ 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 जा रही थी। कब्रिस्तान का जैसे ही हिस्सा शुरू हुआ, अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, एकदम से पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से मेरी हालत हो रही है। तो वो अपनी फ्रेंड को भी ये बात कह रही थी कि देखो ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो वो जो उनके साथ लड़की थी वो गायब हो चुकी थी। पता नहीं वो कहाँ पर गई। कब्रिस्तान जैसे ही शुरू हुआ वो थी ही नहीं। अभी बहुत ज़्यादा डरी कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। वो अभी तो मेरे साथ थी, बातें कर रही थी, मेरे साथ चल रही थी, तो भी वो कहाँ गई। वो इतनी खौफज़दा हुई, ऊपर से तबीयत ख़राब थी, वो वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। काफ़ी देर वहीं पर बेहोश रही, यहाँ तक कि छुट्टी का टाइम हो गया। अब जो नाना नानी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अभी तक हम लोगों की बेटी घर नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ पर है, क्यों आज उसको इतनी देर हो गई है। काफ़ी देर इंतज़ार किया, उसके बाद नाना जी स्कूल गए। स्कूल जाकर पूछा तो जो प्रिंसिपल थी उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी की तो तबीयत बहुत सा ख़राब हो गई थी, और वो तो जल्दी ही यहाँ से चली गई, आधी छुट्टी लेकर ही चली गई थी। अब नाना वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि वो कहाँ जा सकती है, कहाँ गई होगी। जैसे स्कूल से बाहर निकले, उनके जहन में ख्याल आया कि सारी बात, अब जब हाफ लीव लेकर निकली होगी, रिक्शे वाला तो होगा नहीं, हो सकता है घर जल्दी पहुंचने के लिए वो ये जो छोटा रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ पर ना चली गई हो, मुझे यहाँ से भी चेक कर लेना चाहिए। जैसे ही नाना जी वो कब्रिस्तान वाले रास्ते पर आए, जो शॉर्टकट रास्ता था, तो जैसे ही कब्रिस्तान का हिस्सा शुरू हुआ, बिल्कुल उसके बाहर ही मेरी अम्मी जो थी वो बेहोश पड़ी हुई थी। नाना जी भी थोड़ा बहुत अमल जानते थे। जब उन्होंने देखा कि ये इसी तरह से बेहोश नहीं हुई, कोई हादसा इसके साथ ज़रूर हुआ है, बड़ी मुश्किल के साथ नाना जी अम्मी को घर लेकर आए। जैसे ही घर लेकर आए तो एक और बाकायदा जो आमिल थे, जो जिन्नात वगैरह निकालते थे, उनको हासिल करते थे, उनको बुला कर लाया गया, क्योंकि उनकी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही थी और वो खुद से कुछ करना नहीं चाह रहे थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो जब वो आमिल आए, जैसे उन्होंने पढ़ाई शुरू की, एकदम से अम्मी को होश आ गया, और उनके जिस्म में एक और आवाज़ की औरत बोलने लगी। जो आमिल थे उन्होंने ये कहा कि कौन हो तुम, और इस लड़की को क्यों पकड़ा है तुमने। तो वो जो औरत थी उसने ये कहा कि दोपहर का टाइम था, कब्रिस्तान वाले रास्ते पर हम लोग सो रहे थे, ये वहाँ पर आई, वहाँ से गुजरने लगी, इसने हमें तंग किया, डिस्टर्ब किया, इसकी वजह से हम लोग इसके पीछे पड़े हैं, इससे हमें हमारे आराम में वो खलल डाले, जिसकी वजह से हम लोगों को गुस्सा आ गया, और इसी की सहेली का रूप लेकर हम इसके साथ चलने लग गए, और इसको अब नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो आमिल थे उन्होंने ये कहा कि इसको छोड़ दो, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बच्ची थी वहाँ से गुजर रही थी, उसको क्या पता था कि वहाँ पर तुम लोग मौजूद हो। खैर उन्होंने बहुत पढ़ाई की, तब जाकर उस मखलूक ने मेरी अम्मी को छोड़ा। अम्मी बहुत ज़्यादा डरी भी, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत भी ख़राब हुई, फिर दम वगैरह करवाया। फिर अम्मी को इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनके एक छोटे से झूठ में, जैसे वो स्कूल से झूठ बोल कर निकली, उसने उनको कितनी तकलीफ़ दी। वो कहती है कि दोबारा ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मेरी अम्मी की एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका, अल्लाह आपकी अम्मी को लंबी ज़िंदगी अता करे और आपके सर पर सलामत रखे। सबके पेरेंट्स की अल्लाह लंबी ज़िंदगी करे, और उनको हम लोगों के सर पर सलामत रखे, मेरे पेरेंट्स को, आप सबके पेरेंट्स को। इसी तरह से प्रियंका कहती है एक और खौफनाक कहानी शेयर करती हूँ आपके साथ। ये जो खौफनाक कहानी है मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया, उसकी पुप्पो की ज़िंदगी की कहानी है। वो बताती है मेरी पुप्पो जब यंग हुआ करती थी, जैसे हर घर की लड़की घर का काम काज करती है, पुप्पो भी क्या करती थी। तो एक दफ़ा मौसम ख़राब था, बारिश बादल का मौसम बना हुआ था, उन लोगों ने उस दिन कपड़े वगैरह धोए हुए थे। तो पुप्पो की जो अम्मी थी, दादी अम्मा, उन्होंने ये कहा कि जाओ छत से जाकर जल्दी से कपड़े उतार कर ले आओ, मौसम ख़राब है, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए।
जैसे ही पुप्पो छत पर गई, उन्होंने वो जो सूखे हुए कपड़े थे उतार कर एक साइड पर रखे और मौसम अच्छा था, एंजॉय करने लगी। वो कहती है मैं छत पर ही घूम फिर रही थी, एकदम से मेरी नज़र पड़ी हम लोगों की छत की दीवार के ऊपर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा परिंदा आकर बैठ गया। मैंने वो परिंदा पहले कभी भी नहीं देखा। मैं उसको गौर से देखने लगी। वो परिंदा भी मेरी तरफ ही फेस था उसका और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे बाकायदा वो मेरी तरफ ही देख रहा है। यहाँ तक कि वो इतने गौर से मुझे देख रहा था कि वो अपनी जैसे आंखें भी बंद नहीं कर रहा था, आंखों को भी नहीं हिला रहा था। उन्होंने गौर करके देखना चाहा कि ये कौन सा परिंदा है। उसके पास जाने लगी तो वो उनकी तरफ ही देख रहा था। अब वो फिर घूमने फिरने लगी, जब उनकी नज़र पड़ती थी वो उनकी तरफ ही देख रहा था। वो थोड़ी सी डर गई कि ये तो कोई पता नहीं ये कैसा परिंदा है, क्यों मुझे इतना घूर घूर के देख रहा है, ना हिल रहा है ना जुल रहा है और देखे जा रहा है, ना डर रहा है और ना ही उड़ कर कहीं जा रहा है। उन्होंने सारे कपड़े उठाए और उठाकर नीचे आ गई। ये बात उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं की, इतना ख़ास उन्होंने इस चीज़ को बॉदर ही नहीं किया। अब वो जब भी छत पर जाती थी वही परिंदा पता नहीं कहाँ से उड़कर आ जाता था उनको देखने के लिए। वो फिर नीचे आ जाया करती थी। फिर एक दिन वो दोबारा ऊपर गई सिर्फ अब ये चीज़ चेक करने के लिए कि आज मैं ऊपर जाती हूँ शायद मेरा वहम हो, वो परिंदा आता है या नहीं। जैसे ही वो छत पर गई वो परिंदा वापस, जैसे ही वो ऊपर जाती थी बिल्कुल भी पता नहीं चलता था वो कहाँ से आ जाता था। जब पुप्पो ने उसको देखा तो बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आया। उन्होंने ज़ोर से उसको पत्थर मारा, ज़मीन से एक पत्थर उठाया और उसको मारा। वो पत्थर उसको लगा, ना वो डरा ना वो उड़कर कहीं गया, वो गायब हो गया। जैसे वो गायब हुआ वो बहुत डर गई, भागती हुई नीचे आई और आकर ये बात सबको बताई। सबने ये कहा कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसे कैसे मुमकिन है, तुमने उसको पत्थर मारा होगा और वो उड़ गया होगा। उसी रात की बात है, वो अपने कमरे में सो रही थी। एकदम से उन्होंने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया और वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। सब घर वाले जाग गए कि इसको एकदम से क्या हो गया। बड़ी कोशिश की उनको संभालने की, वो अपने कंट्रोल में नहीं थी, सबको मारने की कोशिश कर रही थी, सब पर अटैक कर रही थी। कोई पास आता था तो उसको इस तरह से उसके ऊपर झपटती थी जैसे उसको मारेंगी और इतनी खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी जिसका सब सुनकर डर रहे थे कि पता नहीं अब इसको क्या हो गया, रात का टाइम है, हम लोग कहाँ जाएँ। जैसे कैसे करके उन लोगों ने वो रात को सारी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, वो कंट्रोल नहीं होती थी। सुबह हुई तो उनके घर वाले जो थे वो किसी साहिबुल मस्ती को लेकर आए कि हम लोगों की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो इस तरह से अजीब हरकतें कर रही है। आप आकर देखें। जब वो आए उन्होंने, जो आमिल थे उन्होंने जब उस लड़की को देखा, मेरी बुप्पो को देखा, उनकी हालत उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बहुत डरावनी आवाज़ से निकाल रही थी, सारी रात से निकाल रही थी। तो जब उन्होंने पढ़ाई की तो उनके जिस्म में मर्द की आवाज़ में कोई बोलने लग गया। सबने उनसे पूछा, वो जो आमिल थे सब सुन रहे थे जब वो बोल रहा था वो मर्द। तो वो आमिल थे, उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम और इस लड़की को क्यों तुम इस तरह से तकलीफ़ दे रहे हो। उसने ये कहा कि मैं एक जिन था, जब ये लड़की अपने घर की छत पर फिर रही थी मैं वहाँ से गुजर रहा था, मेरी इस पर नज़र पड़ी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसी टाइम एक परिंदे का रूप लिया और इसकी छत की दीवार पर बैठ गया और इसको देख रहा था। ये जब भी ऊपर आती थी मुझे पता चल जाता था और मैं इसके सामने आकर बैठकर सिर्फ इसको देखा करता था। ना मैंने इसको डराया, ना मैंने इसको नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद इसने एक पत्थर उठाकर मुझे मारा और मुझे मारने की कोशिश की। मुझे गुस्सा आ गया और मैं इसको नुकसान पहुंचा रहा हूँ और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको इसी तरह से तकलीफ दूंगा। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने इसको बहुत समझाया, पढ़ाई की और ये कहा कि इसको छोड़ दो, इसने जो कुछ किया नादानी में किया। ये नहीं जानती थी कि तुम कोई गैर मरे मखलूक हो, तुम कोई जिन हो, वरना ये तुम्हें ना मारती। इसने तुम्हें नॉर्मल एक परिंदा समझा था। बड़ी मुश्किल के साथ वो जो आमिल थे उन्होंने पढ़ाई की, बहुत मुश्किल के साथ उसको कंट्रोल किया और उसको कहा कि इसका जिस्म छोड़ दो। फिर वो जो जिन था, जब उसने मेरी बुप्पो का जिस्म छोड़ा तो उसने जाते जाते एक बद्दुआ दी। उसने ये कहा कि मैं तुम्हें एक बद्दुआ देता हूँ, पूरी ज़िंदगी में जब भी तुम कोई अच्छा काम करोगी उससे पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी होगी। ये कहते साथ ही वो बुप्पो के जिस्म से निकल गया। बुप्पो को एकदम से बहुत ज़ोर से उनके जिस्म को झटका लगा। पहले तो वो बेहोश हो गई, जब होश आया तो वो नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उनके घर वालों ने उन आमिल साहब को ये कहा कि जो जिन जाते जाते इनको बद्दुआ देकर गया है, आप इस बद्दुआ को काट दें। उन आमिल साहब का ये कहना था, जब भी कोई गैर मरी मखलूक, कोई जिन किसी भी इंसान को दुआ या बद्दुआ दे, उसको कोई भी आमिल नहीं काट सकता,
सिर्फ दुआ की जा सकती है कि अल्लाह उस बद्दुआ को रद्द कर दे। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो कहती हैं कि उनकी पुप्पो ने ज़िंदगी में जब भी कोई अच्छा काम करना होता था, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। जब उनकी शादी हुई, उसमें भी उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात आई, इतनी तकलीफ़ें उन्होंने झेली, तब जाकर उनकी शादी हुई। ये एक स्टोरी थी जो प्रियंका ने शेयर की उनकी फ्रेंड की पुप्पो की। बहुत शुक्रिया प्रियंका नायक आपका। लिसनर्स, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, क्योंकि गैर मरे मखलूक़ात एक ऐसी मखलूक है जिसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास से हमें शेयर करें, मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ यूके की एक लड़की की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कहती है कि जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो मुझे एक्सपीरियंस के लिए कहीं जॉब करनी थी। मैंने बहुत ट्राई की, तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि तुम 1 माह यहाँ पर विदाउट पे काम कर लो, तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर हम बना देंगे। मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया। अब वो जो जगह थी, वहाँ बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे। ये कहा जा सकता है कि एक टाइम में 2 से 3 हज़ार लोग वहाँ पर काम करते थे। उसका पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने जब अपना मेरी जो जॉब थी, जो भी मैं काम वहाँ पर कर रही थी, जिसके भी अकॉर्डिंगली मैं एक्सपीरियंस ले रही थी, जब मैंने उस काम को मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। जैसे ही मैं ऊपर वाले जो स्टेयर्स थी उनसे नीचे आई, तो पार्किंग जो थी वो बेसमेंट में हुआ करती थी। अब वहाँ पर एक पिछला रास्ता भी था जहाँ पर हम पार्किंग पर इजीली जा सकते थे। तो मैंने सोचा कि मेन रोड से जाने की बजाय मैं बैक रोड से ही चली जाती हूँ, मुझे तो अपनी गाड़ी तक ही जाना है। जैसे ही मैं पार्किंग एरिया में आई, अभी वो दरवाज़ा खोल कर वहाँ पर एक गैलरी थी, उसको क्रॉस करते थे तो फिर आगे वो सारा पार्किंग एरिया स्टार्ट हो जाता था। अब मैं उस गैलरी से गुजर रही थी, तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है, मेरे पीछे भी किसी ने दरवाज़ा खोला है और कोई चल कर आ रहा है। मैं खड़ी हो गई, मैं पीछे पलट कर देखने लगी। शाम हो चुकी थी और उस गैलरी में अंधेरा रहता था, मुझे वहाँ पर नज़र कोई भी नहीं आया, जबकि दरवाज़ा बाकायदा खुला और बंद था। उसके दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ भी सुनी मैंने। मैं फिर चलने लगी। जैसे पार्किंग एरिया में बहुत खामोशी होती है, कोई भी नहीं था उस टाइम वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा लोग जा चुके थे, काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी नाइट शिफ्ट स्टार्ट कर चुके थे। इन शॉर्ट कि वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेली थी। अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी तो फिर मेरे पीछे कोई चलने लग गया। जैसे मैं रुकती थी, वो कदमों की आवाज़ 2-3 कदम और बढ़ते थे और वो आवाज़ बंद हो जाती थी। मैं बहुत डर गई और तेज़ी से भागती हुई अपनी गाड़ी की तरफ आने लगी। जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने लगी तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने वहाँ पर बाकायदा काले लिबास में किसी को खड़े हुए देखा। उसकी आंखें जो थी वो रेड कलर की थी और चमक रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं मुस्लिम घराने से थी। मैंने फ़ौरन से अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दिया। मैंने आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, वो जो सामने एक काला लिबास पहनकर एक वजूद खड़ा था जिसकी आंखें सुर्ख रंग की थी, वो गायब हो गया। मैं बहुत डर गई। मैंने फ़ौरन से अपनी गाड़ी निकाली और घर आई। जब घर आई तो ये बात आकर अपने पेरेंट्स को बताई, अपनी अम्मी को बताई। तो अम्मी का ये कहना था, खास जगह पर जिन्नात का बसेरा होता है, तो कभी कभी वो अकेले इंसान को अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं। तुम दोबारा कभी भी वो जो बैक डोर है उस गैलरी से मत आना, क्योंकि हो सकता है उस रास्ते को इतना ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, मेन रोड से ही सब आते जाते हैं, तो वहाँ पर आसेब हो, जिन्नात हो। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, लेकिन कभी भी मैं दोबारा से उस रास्ते से नहीं आई। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फौजिया शेयर कर रही है। फौजिया कहती है, मैं अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके भाई की शादी थी, तो मैं और अम्मी हम लोग उसकी शादी अटेंड करके वापस आ रहे थे। मेहंदी का फंक्शन था, अटेंड करके वापस आ रहे थे हम लोग। तो भाई जो थे वो आउट स्टेशन गए हुए थे, तो मैं और अम्मी ऑटो पर ही गई और वापस हम लोग आ रही थी। जिस रास्ते से हम लोग गुजर रही थी, काफ़ी ज़्यादा सुनसान वो रास्ता था। उसकी दोनों साइडों पर बहुत बड़े बड़े दरख्त भी थे, बहुत दूर दूर घर बने हुए थे। वो रास्ता ऐसा ही था, दिन के टाइम भी वहाँ पर बहुत खामोशी रहती थी। जैसे हम लोग उस रास्ते से गुजरने लगे तो एकदम से जो ऑटो था वो ख़राब हो गया।
चलता चलता बंद हो गया। वैसे भी रात का टाइम 11:30 बजे का टाइम था। तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने ये कहा कि चलते चलते बंद हुआ, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। काफ़ी जो रिक्शे वाला था उसने चेक किया, वो रिक्शा चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे एकदम से मैंने कहा मैं भाई को कॉल करती हूँ। मैं रिक्शे से बाहर निकली और मैं भाई को कॉल करने लगी, अगर आप वापस आ गए हैं तो हमें रिसीव कर लें, क्योंकि हम लोग वहाँ पर स्टक थी। वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत कम गुजरती थी। मैं जैसे ही बात करती करती रिक्शे से थोड़ी सी दूर गई तो वहाँ पर मैं बात करने लगी, तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरी बैक साइड पर दरख्त है वहाँ से जैसे किसी की हंसने की आवाज़ आई है। वो हंसने की जो आवाज़ थी ऐसी लग रही थी जैसे किसी लड़की की आवाज़ है। मैं बात करती करती मैंने पीछे पलट कर देखा, मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं फिर भाई के साथ बात करने लगी तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दुपट्टा किसी ने खींचा है बाकायदा। मुझे लगा कि शायद हवा चल रही है तो किसी चीज़ में अटक गया होगा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन बाकायदा मेरा दुपट्टा किसी ने खींचा था। यहाँ तक कि वो मेरे गले में से भी थोड़ा सा पीछे हटा था। मैंने जल्दी से भाई से बात की तो भाई अभी नहीं आए थे, वो रास्ते में थे। मैं फ़ौरन आके रिक्शे में बैठ गई और मैंने अम्मी को ये बात आके बताई कि अभी मैं उधर बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ आई। अम्मी ने ये कहा कि नहीं तुम्हें वहम हुआ होगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। वो रिक्शे वाले को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार कॉल करके पूछ रहा था किसी से, किसी तरह से बंद हो गया। आधे घंटे के बाद हम लोग रिक्शे में बैठी हुई थी। अब ना तो कहीं जा सकते थे, ना वहाँ से कोई रिक्शा गुजर रहा था। उसने कहा कि एक दफ़ा मैं फिर कोशिश करता हूँ, शायद रिक्शा चल जाए। अब हम दोनों जो माँ बेटी ने रिक्शे में ही बैठी हुई थी। एकदम से मेरी दरख्तों की तरफ नज़र पड़ी तो मुझे वहाँ पर इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे दो आँखें होती हैं, वो चमक रही हैं बिल्कुल दरख्त के साथ, जैसे दरख्त के पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने अम्मी से ये कहा कि अम्मी देखिए वहाँ पर कोई खड़ा हुआ मुझे नज़र आया। मैंने भी गौर करके देखना चाहा तो बाकायदा अम्मी ने भी देखा कि जैसे दरख्त के पीछे कोई खड़ा हुआ है और उसकी हाइट भी ऐसी थी जैसे सही बड़ी हाइट होती है। अब जब हम दोनों देख रही थी तो एकदम से अम्मी ने रिक्शे वाले को ये कहा कि वहाँ पर दरख्तों में कोई खड़ा है, आँखें चमक रही हैं। रिक्शे वाले ने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई घर है, तो ये कैसे मुमकिन है। रिक्शे वाला थोड़ा सा आगे होकर पूछने लगा कि यहाँ पर कौन है। अब रिक्शे वाले ने जब पूछा तो वो जो चमकती हुई आँखें थी ऐसा महसूस हुआ वो दरख्त के पीछे हुई है। हम लोगों ने से ये कहा यहाँ से जल्दी चलो, ये दरख्त के पीछे जैसे कोई छुपा है। वो बार बार ये कह रहा था कि ये रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। अम्मी ने भी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, मैंने भी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की एकदम से रिक्शा स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, रिक्शा स्टार्ट हुआ। हम लोग जैसे घर पहुँचे हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एकदम से मेरा सर बहुत भारी हो गया है। मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए और मैं वैसे ही सो गई। सुबह जब मैं जागी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी गर्दन के ऊपर बाकायदा वो दुपट्टे का निशान भी था, वो जो दुपट्टा किसी ने खींचा था। मैंने अम्मी को भी वो दिखाया कि देखिए इतनी ज़ोर से वो दुपट्टा खींचा था किसी ने, ये पूरे गले पर निशान भी है। उस दिन के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मुझे डरावने ख्वाब आते थे। रात के टाइम जब मैं सोई होती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई आकर जैसे मेरा गला पकड़ता है। कभी ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा सर पकड़ लिया है। पढ़ने की कोशिश करती थी तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। मुझे अक्सर अपने घर में चलते फिरते साए नज़र आने लग गए। जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने अम्मी को मैं रोज़ बताती थी। फिर मैंने अब्बू से ये बात की कि मुझे इस तरह से साए नज़र आते हैं। बाकायदा ऐसा लगता है कोई मेरे आगे से गुजरा है, कोई चल कर गया है। कभी ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ है। जब मैं सोई होती हूँ तो मुझे बाकायदा कोई डराने की कोशिश करता है। अब्बू ने ये कहा कि उनके एक दोस्त हैं तो वो एक अल्लाह वाले हैं, उनको जानते हैं, उनके पास मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। अब्बू ने अपने दोस्त से बात की, वो अंकल ने उनको अब्बू को एड्रेस बता दिया। मैं अब्बू के साथ वहाँ पर गई। वो एक बुज़ुर्ग से थे। जब उनके पास में गई, उन्होंने पढ़ाई करना शुरू की तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, आँखों से पानी आने लग गया और मुझे बहुत ज़्यादा जमाइयाँ सी आने लग गई। बहुत मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। उनका ये कहना था कि इस लड़की के ऊपर जिन्नात का साया हो चुका है। ये किसी ऐसे रास्ते से गुज़र रही थी जहाँ पर जिन्नात थे। इसने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया हुआ था। उस खुशबू पर वो जिन्नात अट्रैक्ट होकर इसके करीब आए हैं, बहुत पास आए हैं। उन्होंने इसके लिबास को भी छुआ है। फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि हम लोग इस तरह से शादी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में रिक्शा ख़राब हो गया था। तो हम लोग वहाँ पर खड़े हुए, मैंने रिक्शे से उतर कर बात भी की भाई के साथ। तो फिर उन्होंने मुझे दम किया। उन्होंने ये कहा कि तावीज़ गले में पहनना होगा। खुशबू लगाने से, परफ्यूम लगाने से मुझे बिल्कुल मना कर दिया और ये कहा कि हिफाजत करनी है। तकरीबन 21 दिन
रात के टाइम घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वो जो जिन्नात है जब अमल को काटा जाता है तो वो उस इंसान के तक़व्वुफ़ में होते हैं कि वो दोबारा हमें वो नज़र आए, उस पर दोबारा वो हमला कर सकें। तो फिर मैंने बहुत परहेज़ की। उसके बाद मैं परफ्यूम बहुत कम लगाती हूँ, मैं लगाती ही नहीं हूँ, मैं इतनी खौफ़ज़दा हो गई हूँ, क्योंकि जो कंडीशन मैंने देखी है मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अल्लाह का शुक्र है, दम करवाने के कुछ अर्से के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, वो डरावने ख्वाब आने भी बंद हो गए। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़ौज़िया आपका। इससे यही मैसेज मैं अक्सर आप लोगों को देती हूँ, जब भी किसी जगह पर जाएँ परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाया ना करें, कम लगा कर जाया करें। लड़के ख़ास तौर पर ड्राइव करते हैं बाइक गाड़ी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। गर्ल्स को भी ख्याल रखना चाहिए। सो ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushainur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल मैं एक नया व्लॉग भी पोस्ट करूँगी, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। आज भी यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बादल बने हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, होप सो बारिश भी आएगी। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।